पार्ट 1 में वी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक हिस्ट्री। अब पार्ट 2 में भी हिस्ट्री थोड़ी सी बची है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो पेंटिंग्स हैं जो कि हमें अजंता और अलोरा की दीवारों पे मिलती हैं, जो कि इतने सालों के बाद भी इतनी फ्रेश दिखाई देती हैं, उससे हमें पता चलता है कि कितनी ज़्यादा साइंस थी उस टाइम पे, कितनी ज़्यादा साइंस डेवलप थी एंशियंट इंडिया के टाइम पे। वराहमिहिर की जो बृहद संहिता है वो एक तरीके की इंसाइक्लोपीडिया है, जिसको 6th सेंचुरी सीई में कंपोज किया गया। वो हमें ग्लूटेनस मटेरियल के प्रिपरेशन के बारे में बताती है, जो दीवारों पे अप्लाई होंगे, रूफ्स पे अप्लाई होंगे हाउसेस की, और टेम्पल्स की रूफ्स पे अप्लाई होंगे। इसको इंटायरली एक्सट्रैक्ट से प्रिपेयर किया गया, अलग अलग प्लांट्स, फ्रूट्स, सीड्स और बार्क्स के, जो कि जिनको कॉन्सेंट्रेट किया जाता था बाय बॉइलिंग, और उसके बाद में उनको अलग अलग रेजिन से ट्रीट किया जाता था। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा मटेरियल्स को टेस्ट करना साइंटिफिकली और असेस करना उनको अपने इस्तेमाल के हिसाब से। बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं, जैसे कि अथर्ववेद जो कि 1000 BC के अराउंड लिखा गया, जो कि कुछ डाई स्टफ़ मेंशन करता है। डाई स्टफ़ मटेरियल जैसे कि हो गया टर्मरिक, मैदर, सनफ्लावर, ऑर्पिमेंट, कॉकिनील और लैक। कुछ दूसरे सब्सटेंसेस हैं जिनकी टिंटिंग प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि काम्प्लिका, पतंगा और जाटुका। वराहमिहिर की जो बृहद संहिता है वो रेफरेंस देती है टू परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स। हेयर डाइंग की रेसिपीज़ हैं जो कि प्लांट्स एक्सट्रैक्ट से बनी हुई है, जैसे इंडिगो, और मिनरल्स लाइक आयरन पाउडर, ब्लैक आयरन या स्टील, या एसिडिक एक्सट्रैक्ट्स जो कि सावर राइस क्रूअल के हैं। इसके अलावा गंधा युक्ली जो कि रेसिपीज़ डिस्क्राइब करती है फॉर मेकिंग सेंट्स। गंधा युक्ली यानी जो परफ्यूम्स या सेंट्स बनाने की रेसिपीज़ जिसके अंदर दे रखी है, माउथ परफ्यूम्स बनाने की, बाथ पाउडर्स बनाने की, या इंसेंस और टैल्कम पाउडर बनाने की। पेपर जो है वो इंडिया में 17th सेंचुरी में आया, और इसका जो श्रेय है वो जाता है चाइनीज़ ट्रैवलर आइत्सिंग को। मतलब ये जो बात हमें पता चली कि 17th सेंचुरी के अराउंड, ये पता चलती है फ्रॉम द अकाउंट। तक्षशिला के जो एक्सकेवेशंस हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि इंक जो है वो इंडिया में पहले से यूज़ की जा रही थी फ्रॉम द 4th सेंचुरी। इंक के जो कलर हैं वो चॉक, रेड लेड और मिनिमम से बनाए जा रहे थे। तो हमें ये पता चलता है कि फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो भी इंडियंस अच्छे से जानते थे। वेद और कौटिल्य का अर्थशास्त्र मेंशन करता है बहुत सारे तरीके के लिकर्स के बारे में, यानी शराबों के बारे में मेंशन करता है। चारक संहिता जो है वो ये मेंशन करती है कि इंग्रेडिएंट्स जैसे कि प्लांट की बाक्स, छाल जो होती है, पेड़ की छाल, उसकी स्टेम या फ्लावर्स या लीव्स या वुड्स, सीरियल्स, फ्रूट्स, शुगर केन, उनको अस्वाज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट है कि मैटर अल्टीमेटली जो है वो इंडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स का बना हुआ है, वो हमें इंडिया में दिखाई देता है। कुछ मतलब फिलोसफिकली अगर हम देखें तो लोगों का हमेशा से ही ये एक स्पेक्यूलेशन, एक शक रहा है कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको तोड़ा जा सकता है, उनको बारीक मतलब उनको छोटे से छोटे पार्टिकल में तोड़ा जा सकता है। जैसे कि आचार्य कंद जो हैं, जो जिनका जन्म 600 BC में हुआ, ओरिजिनली जिनको कश्यप कहते थे, वो पहले प्रोपोनेंट थे एटॉमिक थ्योरी के। उन्होंने थ्योरी दी बहुत छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स की, जिनको उन्होंने नाम दिया परमाणु। परमाणु का मतलब हुआ कंपेरेबल टू एटम्स, समझ सकते हैं आप। उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा जिसका नाम था वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक
वैशेषिका सूत्र। और वैशेषिका सूत्र के अनुसार जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको वो छोटे छोटे यूनिट्स के एग्रीगेट है जिनको हम एटम्स कहते हैं या परमाणु कहते हैं, जो कि इटर्नल है, इंडिस्ट्रक्टिबल हैं, स्फेरिकल हैं, सुपरासेंसिबल हैं और मोशन में है अपनी ओरिजिनल स्टेट में। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ये जो इंडिविजुअल एंटिटी है इसको आप ह्यूमन ऑर्गन, किसी भी ह्यूमन ऑर्गन से सेंस नहीं कर सकते एक पार्टिकल को। कंद ने ये ऐड किया या कश्यप ने ये कहा आगे, ये ऐड किया आगे कि बहुत सारी वैरायटी है एटम की जो कि उतने ही टाइप के एटम हैं जितने तरीके के हमारे पास सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु है ये पेयर बना सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं, ट्रिपलेट बना सकते हैं, यानी 3 जुड़ सकते हैं, और दूसरे कॉम्बिनेशंस भी इनमें पॉसिबल हैं, और ये अनसीन होते हैं। अनसीन फोर्सेस जो हैं वो इनके बीच में इंटरेक्शन करवाती हैं, यानी ऐसी फोर्सेस जो हमें दिखाई नहीं पड़ती उन फोर्सेस की वजह से इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा होता है। इन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज करी, इस थियोरी को कॉन्सेप्चुलाइज करा अराउंड 2500 ईयर्स बिफोर जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो कि 1766 टू 1844 जो कि फर्स्ट टाइम हमें कॉन्सेप्ट ऑफ एटम देते हैं, उससे तकरीबन 2500 साल पहले एक बंदा ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को दे चुका है, जिसको हम कश्यप या कंद के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो चारक संहिता सबसे पुरानी आयुर्वेदिक एपिक है इंडिया की। वो डिस्क्राइब करती है कि किस तरीके से हमें बीमारियों का ट्रीटमेंट करना है। पार्टिकल साइज ऑफ मेटल को जो रिड्यूस करने का कॉन्सेप्ट है उसको चारक संहिता में क्लियरली डिस्कस किया गया है। एक्सट्रीम रिडक्शन जो है पार्टिकल साइज का उसको नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। चारक संहिता डिस्क्राइब करती है कि कैसे आपको भस्म ऑफ मेटल, यानी मेटल को जला करके जो राख बचती है उस राख को कैसे आपको बीमारियों के ट्रीटमेंट में यूज़ करना है। आजकल ये प्रूव किया गया है कि भस्म जो हैं उनके अंदर नॉन पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी उनके अंदर नैनो पार्टिकल्स होते हैं मेटल्स के, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इवन सिंस टुडे अभी तक हम देखें तो जो हमारा आयुर्वेद है, अगर हम वहाँ से मेडिसिन लेते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो वो ज़्यादातर हमें डिफरेंट चीज़ों की भस्म प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इसका कॉम्बिनेशन बना के लीजिए तो आपको इस एलिमेंट में फ़ायदा होगा। अल्केमी जैसे जैसे ख़त्म हो जाती है तो हाइड्रोकेमिस्ट्री जो है वो एक स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाती है, एक स्लो स्टेट पे, लेकिन वो भी डिक्लाइन करने लगती है और वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है इन द 20th सेंचुरी। इस पीरियड जब स्टैग्नेशन का जो पीरियड चल रहा है उस टाइम पे फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है जो कि आयुर्वेद पे बेस्ड है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ग्रेजुअली वो भी डिक्लाइन करने लगती है और तकरीबन 100 से 150 साल लगते हैं इंडियंस के लिए नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करने में, उनको सीखने में और उनको अडॉप्ट करने में 100 से 150 साल लगते हैं। इस टाइम के दौरान फॉरेन प्रोडक्ट्स जो हैं वो अंदर मार्केट में घुस आते हैं, इंडिया में आ जाते हैं। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो हमारे इंडिजिनस ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं इंडिया के वो कम होते, उनका यूज़ कम होता चला जाता है धीरे धीरे। मॉडर्न साइंस जो है वो इंडियन सीन में बाद में आती है, 19th सेंचुरी के आखिरी हिस्से में आती है और मिड 19th सेंचुरी तक यूरोपियन साइंटिस्ट जो हैं वो इंडिया आने लगते हैं और मॉडर्न केमिस्ट्री की ग्रोथ शुरू हो जाती है। इस पूरे डिस्कशन से हमने ये देखा कि केमिस्ट्री जो है वो कॉम्पोजिशन से डील करती है, स्ट्रक्चर से डील करती है, प्रॉपर्टीज़ से डील करती है और इंटरेक्शन से डील करती है मैटर के, और ह्यूमन बींग्स के काफ़ी यूज़ की है इन डेली लाइफ केमिस्ट्री। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इनको बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है और समझा जा सकता है अगर हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर को समझ लें जो कि हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसी वजह से केमिस्ट्री को कहा जाता है साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम देख सकते हैं वे कर सकते हैं और परसीव कर सकते हैं इन एंटिटीज़ को, यानी एटम्स और
मॉलिक्यूल को। अब ये सवाल है, क्या हम इन्हें नाप सकते हैं, देख सकते हैं, तो या फिर इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि हम इनके नंबर को काउंट कर सकें, मॉलिक्यूल के नंबर को काउंट कर सकें, एटम के नंबर को काउंट कर सकें? अगर हमें कुछ मास दिया हुआ है तो क्या हम उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कितने एटम्स होंगे? तो इनका एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है बिटवीन मास एंड द नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स, वो भी हमें इस्टेब्लिश करना है। इन सब सवालों के जो जवाब हैं वो हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। फर्दर हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब किया जा सकता है यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ विद सूटेबल यूनिट्स, यानी नंबर में कैसे आप क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैटर की। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अभी तक तो हमने देखा कि हिस्टोरिकली क्या थी केमिस्ट्री, अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के।